ऐसा लगता है कि ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जिस जंग की बात हम लोग इतने दिनों से कर रहे हैं, या तो वो शुरू हो चुकी है या वो बिल्कुल शुरू होने जा रही है। क्योंकि जो परचिन जो ईरान की बड़ी मिसाइल फैसिलिटी जिसको कहा जाता है, न्यूक्लियर फैसिलिटी भी कहा जाता है, वेस्ट 2005 से उसको न्यूक्लियर फैसिलिटी कह रहा है, वहां पर बड़े ब्लास्ट हुए हैं। अभी ये जो कई ब्लास्ट होने की बात है ये अनवेरिफाइड है, लेकिन एक ब्लास्ट हुआ है, ये कम से कम आईआरजीसी की तरफ से बात आई है कि वहां के लोगों ने इस तरह का एक धमाका सुना है। दूसरी खबर यह आ रही है कि यह भी संभव है कि एक जो स्पेशल ड्रोन, जो ऑर्बिटर ड्रोन होता है, जिसका काम होता है इंटेलिजेंस कलेक्ट करना, रिकॉग्निशंस करना, सर्वेलेंस करना, वो ड्रोन जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे, जो आईएसआर कहते हैं, और अमेरिका ने ऐसे ड्रोन एम्प्लॉय किए हुए हैं। तो वो ड्रोन परचिन के ऊपर, अमेरिका का छोड़ा हुआ ड्रोन या इजराइल का छोड़ा हुआ ड्रोन परचिन के ऊपर था और उसको मार गिराया गया है। देखिए, आज के इस प्रसारण में आपका स्वागत है। आज फोकस पूरी तरह से ईरान पर रहेगा और हम कहीं की खबर आपको कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि सभी जगह से यही रिपोर्ट आ रही है कि ईरान के साथ जो पूरा एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, चाहे वो सुन्नी फोर्सेज हो हमास की, चाहे वो शिया फोर्सेज हो हिजबुल्लाह की, फिर उसके बाद बहराइन, सऊदी अरेबिया, वहां से जो बड़े बड़े जो शिया ट्राइब्स हैं, और उसके बाद जो सीरिया के सुन्नी हैं, इराक में भी जो कताइब हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप हैं, सुन्नी भी ग्रुप्स हैं, उन्होंने अपना बकायदा लिख के दिया है एलिजेंस, दे हैव स्वेयर्ड देयर एलिजेंस टू इमाम खामनेई। उन्होंने अपनी वफादारी लिख के दी है, सुन्नियों ने भी, कि खामनेई, इमाम खामनेई हमारे भी हैं, सर्वोच्च धर्मगुरु हैं, और हम किसी भी हालत में उनके ऊपर किसी भी हमले को, या ईरान पे जब हमला होता है बड़ा, तो हम उसका विरोध करेंगे। हम जैसे भी जहां भी होंगे हम उसका विरोध करेंगे। बड़ी खबर देखिए आ रही है दोनों तरफ से। उधर नेतन्याहू ने भी एक तरह से युद्ध का बिगल बजा दिया, और आप देखिए इस वीडियो को। ההיסטוריה מוכיחה שאם לא בולמים את הרוע האנושי בזמן, הרוע ילך ויתפשט. בסופו של דבר הוא יאיים על כל המדינות ועל כל היבשות. इस वीडियो में नेतन्याहू यही कह रहा है कि अब एक ईविल से लड़ने का टाइम आ गया है भाई। अब वो उसको ईविल कहता है ईरान को, और ईरान के जो प्रो फोर्सेस हैं वो इजराइल, अमेरिका को ईविल कहते हैं। तो ये कह रहा है ईविल से लड़ने का टाइम आ गया है, और उसने ईरान को वार्न किया कि अगर उसने कोई भी इस तरह की कार्रवाई की, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की, तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। लेकिन देखिए, आपको हम बताते हैं कि जो परचिन साइट है उस पर बॉम्ब गिरा है, यह बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपको मैं थोड़ा सा बताता हूं, परचिन के ऊपर जो सैक्रोफेगस की बात है, यानी एक लोहे के एक बड़े ताबूत की जो बात आ रही है, जिसने उसको इम्प्रेग्नेबल बना दिया। अब क्या है, सैक्रोफेगस ऐसे ही चर्नोबिल के ऊपर भी है। चर्नोबिल मान लीजिए एक उसका फेमस 1980s में रेडियो एक्टिव मटीरियल वहां से जो यूएसएसआर में पहले चर्नोबिल था, यूक्रेन में है वो, तो उस समय यूएसएसआर में था, तो उससे एक लीकेज हुई थी, ये रेडियो एक्टिव लीकेज हुआ था और बड़ी घटना बनी थी। उसके बाद सैक्रोफेगस लगाया गया, सब कुछ हुआ, फिर यह हुआ कि वो अभेद्य है। लेकिन 2025 में फरवरी में रशिया ने उस पर ड्रोन अटैक किया था, उसका भी फुटेज देखिए। इससे जोड़िए आज जो खबर आ रही है कि ड्रोन अटैक अमेरिका ने किया, या ड्रोन अटैक था या सर्वेलेंस उसका कर रहा था। मानी सैक्रोफेगस जो है, अब ये देखिए, इस पे बहस हो सकती है कि चर्नोबिल में जो सैक्रोफेगस लगा वो पुराने तरह का था,
हर 30 साल में उसको रिन्यू करना होता है। तो अब जब यूक्रेन मान लीजिए एक अलग राष्ट्र ही बना वो 91 के बाद, और उसके बाद उसने रिन्यू किया कि नहीं, सैक्रोफेगस नया लगाया था, जो 30 साल पूरे हो गए 2025 में। अगर आप देखिए आज 27 जनवरी 2026 है, और ये फरवरी 2025 में रशिया ने ड्रोन से चर्नोबिल का जो ऊपर का हिस्सा है सैक्रोफेगस, उसको भेज दिया था। तो वो बहुत सारे उस समय यही कहा जाता है कि यूक्रेन ने उसको रिन्यू नहीं किया था, लेकिन ईरान ने तो अभी रिन्यू किया। तो ईरान के सैक्रोफेगस पे परचिम जो साइट है, फिर मैं कह रहा हूं कि जिसपे न्यूक्लियर टेस्टिंग होने का, या उसके अंदर ईरान न्यूक्लियर टेस्टिंग करता है, ये मैंने दीपक शर्मा शो में भी कहा है, अलग से वीडियो में भी आपको मैंने ये बात बताई है। तो उस पे क्या अटैक हुआ है, या उस पे ड्रोन सर्वे कर रहा था उसको, और जो अच्छा ये ड्रोन भी देखिए जिसके बारे में जो बात हो रही है, जिसको IRGC ने शायद मार गिराया है, ये ड्रोन भी ऑर्बिटर ड्रोन है, ये ऑर्बिट करता रहता है। इसके बारे में आप अगर डिटेल में इसके बारे में आप समझना चाहें तो ये एरोनॉटिक्स ऑर्बिटर होता है। ये कॉम्पैक्ट, लाइट वेट, इलेक्ट्रिकली पावर्ड होता है ड्रोन, इलेक्ट्रिकली पावर्ड ड्रोन होता है। इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, टारगेट एक्विजिशन और रिकॉन्नेसेंस, यानी टारगेट एक्विजिशन कहीं ना कहीं परचिन के ये जो तालिगन 2, इस फैसिलिटी का नाम तालिगन 2 है। तो तालिगन 2 को ये हो सकता है कि टारगेट कर रहा हो और इसने इमेजेस भेजी हो, ये भी हो सकता है। अब ये जो ड्रोन्स होते हैं ये इंडिपेंडेंट, ये रन अवे इंडिपेंडेंट होते हैं, अनमैन्ड होते हैं, रन अवे इंडिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद इनको लॉन्च किया जाता है कैटापुल्ट से, कोई एक चीज फेंकी जाती है और इब्राहिम लिंकन से इसको मतलब टिपिकली जो कैटापुल्ट किए जाते हैं ड्रोन्स, यूएवीज, वो एयरक्राफ्ट कैरियर से किए जाते हैं या शिप से किए जाते हैं। तो संभवतः देखिए इब्राहिम लिंकन से ही इसको वहां पर कैटापुल्ट किया गया है। यानी कैटापुल्ट आप समझिए कि जो जैसे गुलेल आप फेंकते हैं उस तरह का आप सोचिए, जायंट गुलेल फेंकने वाला कोई एक इंस्ट्रूमेंट है, या एक इंजीनियरिंग कोई व्हीकल है, और जिससे ये काम होता है। कई मॉडल्स हैं इसके, ऑर्बिटर 1K है, 2 है, 4 है। इसकी कैपेबिलिटीज देखिए, इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड EOIR सेंसर्स होते हैं, यही इमेजेस भेजते हैं। तो ये कहीं ना कहीं, अच्छा कुछ दिन पहले ये बात आई थी कि इमाम खामनेई भी परचिन में छुपे हुए, मतलब बंकर में छुपे हुए। हालांकि हमने उसका खंडन किया था कि उनको कहीं छुपने की जरूरत नहीं है, पिछली बार भी वो कहीं छुपे नहीं थे। लेकिन अब वेस्टर्न मीडिया है, वेस्टर्न मीडिया ने तो बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं। तो ये संभव है कि जो इंटेलिजेंस यूएस इजराइल के पास है उसके हिसाब से वो इमाम खामनेई को इस समय ढूंढ रहे हैं। और ये बात तो सच है कि वो इमाम खामनेई को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि हम जून में जैसे युद्ध हुआ था, हमने शुरू में ईरान की टॉप लीडरशिप और जो उनकी पॉलिटिकल और जो पॉलिटिकल से ज्यादा जो उनकी मिलिट्री लीडरशिप थी और न्यूक्लियर साइंटिस्ट, उनको हमने न्यूट्रलाइज किया था। ये अमेरिका इजराइल का मानना है। लेकिन इस बार हम पॉलिटिकल लीडरशिप पे टारगेट करेंगे, और उसमें सुप्रीम लीडर इमाम खामनेई है, और उसके बाद सब लोग आते हैं, अब्बास अराक्ची आते हैं, पेजेश्कियान जो उनके प्रेसिडेंट है वो आते हैं, पूरी लारिजानी हैं, फिर IRGC के कमांडर्स हैं, ईरान के एरोस्पेस जो पूरा एक अलग से एक कमांड सिस्टम है उसके जो बड़े ऑफिसर्स हैं। तो ये संभव है कि वहां पर ये पारचीन में ये जो ड्रोन था ये ऑर्बिट कर रहा था और ये पिक्चर्स भेज रहा था। हो सकता है इमाम खामनेई का लोकेशन ये ढूंढने की कोशिश कर रहा था। देखिए ये इस ड्रोन के बारे में समझना बहुत जरूरी है, और इसका देखिए जो परफॉर्मेंस है, ये 2 से 4 घंटा ये पूरा ऑर्बिट कर सकता है लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में। यानी कोई इससे ये हालांकि पेलोड कैरी कर सकता है, लेकिन ये ट्रेडिशनली पेलोड कैरी करने के लिए और बॉम्बिंग वाला ड्रोन नहीं है, ये सर्वेलेंस वाला है। तो इसलिए भी देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखिए तो सैक्रोफेगस के बारे में जो पूरा यूक्रेन में जिस तरह से चर्नोबिल में 2025 फरवरी रशिया ने जो उसको भेजा था, उसके बाद से ही उसी को
रशिया ने ईरान को बताया भी कि कैसे उन्होंने किया, और उसी के बल पे ईरान ने अपना अभी जो बिल्कुल लेटेस्ट कुछ हफ्ते पहले ही इसको दुरुस्त किया था। तो इसलिए ये पेनिट्रेट हुआ है, ये तो देखिए बहुत असंभव सी बात लग रही है। अच्छा, अभी देखिए जो पूरी बात आ रही है कि यूएस इंटेलिजेंस की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसने ट्रंप को ये ब्रीफ किया है, और ये न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है कि ईरान रिजीम इज एट इट्स वीकेस्ट सिंस 79 रेवोल्यूशन। न्यूयॉर्क टाइम्स का ये कहना है कि एक इंटेलिजेंस असेसमेंट जो यूएस इंटेलिजेंस का है वो ये है कि 1979 जो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद से जो अभी आप मान लीजिए 46 साल हो गए, इन 46 सालों में इस समय 2025-2026 के प्रोटेस्ट के बाद ईरान रिजीम इज एट इट्स वीकेस्ट, और अभी स्ट्राइक करना बिल्कुल सही है, और इससे अमेरिका इजराइल को फायदा हो, ये इनका कहना है यूएस इंटेलिजेंस फोर्सेस का। उसके बाद और भी इस तरह की खबरें आई। ये मैंने बताया था आपको कि 2-3 दिन से एक माहौल बनाया जा रहा है। द टाइम्स जैसी सो कॉल्ड क्रेडिबल जो मैगजीन्स हैं वो माहौल बना रही हैं कि 50,000 लोग मार दिए गए, टेंस ऑफ थाउजेंड्स वर किल्ड इन जस्ट 2 नाइट्स, यानी 8 और 9 जनवरी 2 रातों में जो प्रोटेस्ट हुए, 2 दिन या 2 रात, उसमें 50,000 प्रोटेस्टर्स को इरानियन रिजीम ने मार दिया। और इस समय बहुत ही उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत डाउन है, और इसी समय अटैक करना जरूरी है। लगातार हमसे लोग कहते रहे कि नहीं अब अटैक नहीं होगा, अमेरिका पीछे हट जाएगा। अरे भाई, उसको ये इतने बिल्डअप के बाद वो पीछे नहीं हटेगा, इतने बिल्डअप के बाद अब वो पीछे हटेगा तो उसकी हार है। और अभी हो सकता है कि आने वाले दिनों में क्या हो कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कन्फ्रंटेशन तो तय है। मैं पहले से कह रहा हूं, मैंने कल रात को भी दीपक शर्मा शो में कहा कि कन्फ्रंटेशन इज 100% श्योर, और ये देखिए पूरी खबर आज आ गई है। तो इसलिए देखिए ये जो पूरा जिस तरह से घेरा जा रहा है ईरान को, इसमें यहां जरूर ये बात है कि क्योंकि हम लोग इंग्लिश सोशल मीडिया और हिंदी सोशल मीडिया के आदी हैं, और वहां पर ऑब्वियसली इजराइल और वेस्ट का पड़ला भारी है। लेकिन आप ये मत भूलिए कि रशिया, चाइना, इन सब के अलग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी भाषा में। ईरान का अपना अलग है, पर्शियन भाषा में। तो हम ये नहीं अरब्स का अलग है, अरब्स अपने उसके हिसाब से चलते हैं, जो आपको थोड़ी बहुत जो एक्स पे, फॉर्मली ट्विटर पे अरबिक चैनल्स आपको मिल जाएंगे, कुछ पर्शियन नेम्स भी मिल जाएंगे। तो वो कोई बहुत बड़ी अरबिक या पर्शियन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए देखिए ये इससे घबराना नहीं है। कोई भी अगर किसी भी पक्ष का हो, ये चाहे वो ऑपोजिट पक्ष का हो, यानी इजराइल और अमेरिका के पक्ष का हो, उसको भी ये नहीं समझना चाहिए कि ये जो एक्स है ये रिप्रेजेंटेटिव है कि किस तरफ नैरेटिव झूल रहा है। नैरेटिव दोनों तरफ से चल रहा है, टक्कर की लड़ाई है। अब ये भाषा का फर्क है, प्लेटफॉर्म्स का फर्क है। तो ये देखिए जो यूएस इंटेलिजेंस ने जिस तरीके से पूरा एक अपना विवरण पेश किया, उसने ये भी कहा हिजबुल्ला अभी वीक है, हिजबुल्ला इंटरवीन नहीं कर पाएगा। उसने ये भी कहा कि इराकी रेजिस्टेंस अकेली वो फोर्स है जो इस समय ईरान की मदद कर सकती हो। रशिया, चाइना का भी यही है कि ये लोग हर तरह से कोशिश करेंगे, बड़े लेवल पे कोशिश करेंगे कि कोई स्ट्राइक उस तरह की जो ईरान के खिलाफ है उसका जवाब दिया जाए। लेकिन जो यूएस इंटेलिजेंस का मानना है कि अभी कुछ पीछे रशिया और चाइना रहेंगे, ये उनका असेसमेंट है, ये मेरा असेसमेंट नहीं। मेरा असेसमेंट यह है कि इस समय रशिया और चाइना खुल के भी आ सकते हैं। संभावना यही है कि वो खुल के ईरान के साथ आएंगे, ईरान को गिरने नहीं देंगे क्योंकि स्टेक्स बहुत हाई हैं। तो अभी देखिए और ये आप देखिए कि टेरर अलार्म या इस तरह की जो कुछ इंपॉर्टेंट हैंडल्स हैं एक्स पे, वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि 12 दिन का जो युद्ध हुआ था उसमें पैटर्न था कि इजराइल ने पहले हमला किया, उसने IRGC कमांडर्स वगैरह को मारा और बेसिस पे अटैक किया, जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो डिस्ट्रॉय किए ईरान के। उसके बाद ईरान ने रिस्पॉन्ड किया, फिर अमेरिका आया और उसने न्यूक्लियर फैसिलिटीज डिस्ट्रॉय कर दी। और उसके बाद आखिरी में ईरान ने एक जो 2 वार किए, बीरशीबा में इजराइल में जो एक एरिया को हिट किया था जिसमें कई इजरायली मारे गए थे,
और फिर अल उदेद बेस पे जो लास्ट अटैक किया था। अब ये लोग कह रहे हैं, ये देखिए, ये सब प्रो वेस्ट हैंडल है टेरर, जिसका मैं नाम ले रहा हूं, टेरर अलार्म वगैरह। अब ये कह रहे हैं कि इस राउंड में अमेरिका पहले मारेगा, वो पूरी इरानियन लीडरशिप गवर्नमेंट उसको साफ कर देगा, उसके बाद ईरान रिस्पॉन्ड करेगा। अब यहां पर देखिए, ये लोग ये नहीं कहते ईरान कैसे रिस्पॉन्ड करेगा फिर, लेकिन लोग कहते हैं कि इजराइल बाद में आएगा और इट विल क्लीन अप द थिंग। क्लीन अप द थिंग मतलब कि जैसे ईरान पूरा धराशायी हो और इजराइल आके वहां क्या कर लेगी। इजराइल का हालांकि ये कहना है कि हमारे मोसाद के ऑपरेटिव्स हैं, ग्राउंड पे हैं, तो जो ग्राउंड पे सिक्योर करने की बात है कि जब पूरी लीडरशिप ईरान की खत्म हो जाएगी, ग्राउंड पे जाके सिक्योर करने के लिए जो फोर्सेज है वो अमेरिकन नहीं जाएंगी, वो इजरायली जाएंगी, या वो इरानियन होंगी जो इजराइल के पेरोल पे है। इस तरह का सिनारियो बताया जा रहा है। लेकिन अभी तो देखिए दूसरा सिनारियो सामने आ रहा है। दूसरा सिनारियो तो ये भी है कि इनके जो ड्रोन्स हैं, इन पे एक हमला हुआ है और उसके बाद ईरान ने कहा था कि ऐसी किसी भी कोशिश का हम जवाब देंगे। तो ईरान को प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का भी एक मौका है। इस मौके को मेरे ख्याल से ईरान इस मौके को जाया नहीं करना चाहिए। इस मौके का जो मौका मिला है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, जो एक मिलिट्री माइंड से मैं अगर उसको देखूं, ऑब्जेक्टिव मिलिट्री माइंड से, तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक ईरान की तरफ से हो सकती। और उसी के साथ ये भी संभावना है कि अमेरिका ने जो ये इस सर्वेलेंस और इस पूरे सिस्टम से जो जानकारी इकट्ठा की है, उसके बल पे अमेरिका भी कुछ कर सकता है। तो देखिए, ये हम शॉर्ट में आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज हम लाए हैं। अब जैसे चीजें डेवलप होती हैं, हो सकता है हम और वीडियो बनाएं। आज शाम को दीपक शर्मा शो भी है, फिर रात को भी वीडियो एक अलग से भी बना सकते हैं, कल भी बना सकते हैं। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।